नमस्कार दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए। आधुनिक आयुर्विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या है? तो आधुनिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियाँ जो है नैदानिक और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या हैं? करेक्ट आंसर है रेडियो आइसोटोप्स हैं। ये रेडियो आइसोटोप्स हैं। और आधुनिक चिकित्सा जगत में जो है नाभिकीय औषधियाँ एक नवीन प्रयोग है जो अनेक जटिल एवं खतरनाक बीमारियों के निदान में अत्यंत ही कारगर सिद्ध हुई हैं। इसमें रेडियो आइसोटोप्स हैं, जैसे कोबाल्ट 60 है, क्रोमियम 51 है, 51 है, गैलियम 67 है, आयोडीन 131 है आदि का प्रयोग किया जाता है। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है कैंसर के उपचार में, आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड संबंधी रोगों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट, मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रोपसी का कारण क्या है? मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रोपसी का कारण क्या है? तो इसका कारण जो है आर्जिमोन तेल में मिलावट है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। आर्जिमोन तेल मिलावट है, यानी सरसों के तेल में आर्जिमोन मिलावट होती है। और ड्रोपसी जो है एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण मनुष्य के शरीर में सूजन आ जाती है, व्यक्ति को सांस लेने में भी परेशानी होती है। यह सरसों के तेल में आजीमोन मैक्सिकाना प्रिकली पोपी के तेल के मिलावट के कारण होता है। इसमें पाया जाने वाला जो है सैग्यूरेनिन रक्त का थक्का जमा देता है। सैग्यूरेनिन रक्त का थक्का जमा देता है जिससे रक्त के मुख्य अंश पायरोविक अम्ल कार्य करना बंद कर देते हैं। जिससे रक्त के मुख्य अंश होते हैं पायरोविक अम्ल कार्य करना बंद कर देते हैं। और सरसों तेल में मिलावट की जांच नाइट्रिक अम्ल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड ये बताना है। पक्षी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वंशागति का किसके अंतर्गत? पर्यावरण का किसके अंतर्गत? जीवाश्म का किसके अंतर्गत? ये हमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी ए का जो है वो है 3 वाला, ये सी आर्नियोलॉजी। यानी इकोलॉजी जो है पक्षियों का अध्ययन जो किया जाता है आर्निथोलॉजी के द्वारा अंतर्गत किया जाता है। और वंशागति का जो किया जाता है वंशागति का वो जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। डी पार्ट है वंशागति का जेनेटिक्स के अंतर्गत। 2 का इससे मैच कर रहा है, 2 से और डी से। और पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है वो इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तथा जीवाश्म का जो अध्ययन किया जाता है वो पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी पक्षी का किसके आर्निथोलॉजी के अंतर्गत, वंशागति का जेनेटिक्स के अंतर्गत, और पर्यावरण का इकोलॉजी के अंतर्गत, और जीवाश्म का पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? निम्नलिखित में से किस एक में जैव विविधता सर्वाधिक होगी? तो जैव विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वनों में क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और जैव विविधता के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतुओं एवं उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जैव विविधता वाले ये क्षेत्र भारत, चीन, म्यांमार, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायनासोर्स रहे थे कौन से युग में रहे थे? ये हमें बताना है। तो डायनासोर्स जो रहे थे मेसोजोइक युग में रहे थे। वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। मेसोजोइक युग में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई होती है
वो होती है ए पार्ट, करेक्ट आंसर है, उत्पादित की जाती है। जो बिजली जो उत्पादित की जाती है उसको नापने की इकाई होती है मेगावाट। यानी विद्युत शक्ति गृह में उत्पादित विद्युत क्षमता मापन के लिए जो मेगावाट मानक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते? कान जो है, हमारे कान जो हैं वो किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है ए, 20,000 चक्र पर सेकंड। 20,000 चक्र पर सेकंड होती है। और मनुष्य की जो है 20,000 से कम की ध्वनि अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। और 20,000 हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज भी कहते हैं, हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज भी कहा जाता है। और 20,000 से जो अधिक हर्ट्ज की ध्वनि होती है वो पराश्रव्य ध्वनि होती है और उसको मनुष्य जो है सुन नहीं सकता है। 20,000 से कम हर्ट्ज की जो ध्वनि है उसको सुन सकता है, 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की ध्वनि को नहीं सुन सकता है। और चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो होते हैं वो 20,000 से अधिक ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं जो उनके सामने उपस्थित बाधा से टकराकर उससे परिवर्तित होते हैं। एवं बाधा उपस्थिति का ज्ञान कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? तो करेक्ट आंसर है आरबीसी की कमी हो जाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो शरीर के निर्जलीकरण के कारण जल एवं सोडियम तथा पोटेशियम नामक खनिज लवणों की कमी हो जाती है। और रक्त में सोडियम की कमी के कारण ही प्यास अत्यधिक लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो सी पार्ट नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है संचयक सेल में यूज होता है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी पोटेशियम क्लोराइड का यूज जो है माचिस बनाने में होता है। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का शुष्क तेल होता है ये। और यूरेनियम परमाणु बम बनाने में यूज होता है। तो इसमें से सी पार्ट जो है ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि माचिस के निर्माण में जो है लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग शुष्क सेल के उसमें होता है और शुष्क सेल के निर्माण में करते हैं। परमाणु बम बना के निर्माण में जो है यूरेनियम 238 का यूज होता है। 238 का यूज, यूरेनियम 238 का यूज होता है। और संचयक सेलों के निर्माण में जो है, संचयक सेलों के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है, करेक्ट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश का नीला रंग जो है सूर्य प्रकाश में उपस्थित रंगों जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, लाल में सर्वाधिक कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले के प्रकाश के कारण होता है। नीला प्रकाश का कारण जो है उसका तरंग दैर्ध्य कम होता है और वो प्रकीर्णन के कारण होता है उसके। तो प्रकीर्णन की यह घटना जो है वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों की उपस्थिति के कारण संभव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर है डी पार्ट, आयन मंडल उत्तरदायी होता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए जो है वायुमंडल का आयन मंडल उत्तरदायी होता है। और यह जो है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होता है। और उसमें उपस्थित रेडियो तरंगों के ये विक्षेपण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ओजोन मंडल या मध्य मंडल जो है, ओजोन मंडल या मध्य मंडल में जिसके 32 किलोमीटर से लेकर शुरू होता है ये और 80 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ओजोन गैस की विशेष परत के लिए प्रसिद्ध है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है।
और समताप मंडल जो है इसमें वो इसकी सीमा होती है 13 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। इसमें निरंतर ताप समान रहता है, जिससे इसमें आंधी तूफान नहीं आते हैं। यही कारण है कि इससे रॉकेट और जेट विमानों का जो है संचालन किया जाता है। और अधोमंडल जो है धरातल से 12 किलोमीटर, अधोमंडल या क्षोभ मंडल होता है ये धरातल से 12 किलोमीटर की रेंज तक होता है, जिसमें विभिन्न गैसें पाई जाती हैं और ये वायुमंडलीय भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किसी एक अंग के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है। तो यदि मनुष्य के मूत्र में एल्बुमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति में से जो अंग फेल हो जाने की संभावना होती है वो होती है वृक्क की, यानी गुर्दों की। हमारे गुर्दे खराब हो जाते हैं। और वृक्क जो है शरीर का एक विशेष अंग है जो रक्त की सफाई का कार्य करता है। व्यक्ति के मूत्र में एल्बुमिन आने से मूत्र का रंग लाल हो जाता है। यह व्यक्ति के वृक्क में इन्फेक्शन या फेल हो जाने के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है? 100 ग्राम में ऊर्जा की कितनी मात्रा होती है केला के? तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट, 116 कैलोरी होती है। 116 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। फल और सब्जियों का परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल के। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।